हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट दिव्या और आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की अपील फाइलिंग कैसे होगी। आई एम श्योर बहुत सारे प्रोफेशनल्स, अगर आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, सीएस सीएमए जितने भी लोग हैं और जिनके क्लाइंट्स के फर्स्ट अपील ऑर्डर्स पास हो रखे हैं या रिविजनल अथॉरिटी के थ्रू ऑर्डर्स पास हो रखे हैं, सभी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की। अब उनकी ऑफिशियली वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, बट स्टिल बहुत सारी एम्बिग्विटी थी कि कैसे हमें अपील फाइल करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगाने हैं, किस तरह से एक्चुअल में पोर्टल पे हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या डिटेल्स फाइल करनी है। ऑल्दो एक यूजर मैनुअल तो है हमारे पास, बट प्रैक्टिकली कैसे होगा। आपको जान के ये हैरानी होगी, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम अपनी अपील फाइल करी थी, टुक मी नंबर ऑफ आवर्स। तो जो कंसर्न्स इश्यूज मुझे आए, जिनका रेजोल्यूशन मुझे नहीं मिला इंटरनेट पे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारे रिजॉल्व करूं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की वेबसाइट। आई एम श्योर सभी ने देखी हुई है। ये तो है आपकी ई फाइलिंग की वेबसाइट, जहां पे आप फाइलिंग करेंगे। साथ ही में आपके पास एक ये है gst80.gov.in, यानी ये मेन जीएसटी 80 की साइट है, जहां पे उसके ऑर्डर्स जो है, आपके जो भी जजमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, वो सब इजीली आप यहां से रेफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट मेंबर्स कौन है, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है थोड़ा सा। फिर हम लोग लाइव डेमो करेंगे, यानी पोर्टल पे सीखेंगे कैसे अपील हमें फाइल करनी है, और उसका एक इजी हैक भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पोर्टल पे नहीं कर पा रहे, स्टिल आपको एक बेस चाहिए कि कैसे हम प्रोसीड करें अपील फाइलिंग के लिए, तो वो भी मैं डेफिनेटली आपको आज एंड तक बताने वाली। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब यहाँ पे अब आपको टीम से मीट करना है, यानी कौन कौन से मेंबर्स है, कहाँ के मेंबर्स हैं, ये देखिए आप। टेक्निकल मेंबर्स कौन है, प्रिंसिपल बेंच, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास स्टेट बेंचेस की भी पूरी पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे जब आप आगे जाएंगे बेंचेस में, देखिए स्टेट बेंचेस में कौन है, क्या क्या है, सारी डिटेल्स आपके पास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए आपने मुंबई पे क्लिक किया, तो आपके पास GST 80 स्टेट बेंच मुंबई की वेबसाइट खुल जाएगी, जहां उनके मेंबर्स की डिटेल्स, बाकी फर्दर जो ऑर्डर्स, जजमेंट्स वगैरह, उन सब की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से gst80.gov.in जो है वो इनका मेन पोर्टल है। और फाइलिंग के लिए वी हैव आवर GST 80 ई फाइलिंग, आप वेबसाइट देख ही सकते हैं। अब जितने भी आपने देखा होगा नोटिस ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो आप कैसे देख सकते हो, यानी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन जितने भी रिलीज हो रही है, वो आप यहाँ पे जब आप नोटिस में जाएंगे ई फाइलिंग वाली वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको इजिली दिख जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनिशियली 20 जनवरी को एक ऑर्डर आया था, जिसमें कहा गया कि भाई हम रिलैक्स मैनर में आपकी अपील्स को स्क्रूटनाइज करेंगे, अननेसेसरी डिफेक्ट्स हम लोग रेज नहीं करेंगे। अगर वो मेन आपका सब्सटैंशियल इन लॉ नहीं है, तो हम उन पॉइंट्स पे बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिफेक्ट मार्क नहीं करेंगे। दैट केम ऑन 20 जनवरी, जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस ऑर्डर नंबर 16/2026 डेटेड 20 जनवरी, इंस्ट्रक्शन आपकी थी 10 मार्च की, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शन डेटेड 10 मार्च, कंसिडरिंग द डिफिकल्टीज बीइंग फेस्ड बाय द एपेलेंट्स इन द इनिशियल फेज, क्योंकि नया नया आया है। जैसे कि आप देखेंगे जीएसटी पोर्टल भी जब आया था, तो उसको भी स्टेबलाइज होने में कम से कम 3 से 4 साल लगे थे, जब हम प्रॉपर तरीके से बिना किसी ग्लिच के GSTR 1 आराम से फाइल कर पा रहे थे। इनिशियली 2A भी आया, उसके जो परसेंटेजेस थे वो भी इंक्रीज हुए फ्रॉम 20, देन 15, 10, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलर मैनर में देन केम 2B, फिर IMS डैशबोर्ड। इसी तरीके से जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल का भी वेबसाइट, यानी इसका भी जो पोर्टल है, वो ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहा है। जो इश्यूज, ग्लिचेस पहले आ रहे थे दिसंबर जनवरी में, वो अब नहीं आ रहे हैं। अब जो आ रहे हैं वो भी काफी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्लिचेस नहीं है, अभी भी है। बट आई मस्ट से वन थिंग कि इसकी हेल्पलाइन इज वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको मैं हेल्पलाइन नंबर भी बता देती हूँ बिफोर प्रोसीडिंग विद द फाइलिंग। आप जैसे इसमें जाएंगे, ये देखिए नीचे जब आप यहाँ पे देखिए, इनका टोल फ्री नंबर, दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस टोल फ्री नंबर। आप इस पे कॉल करेंगे, ऑल योर ग्रीवियंसेस विल बी सॉल्व फॉर श्योर। बहुत ही अच्छी ग्रीवियंस हेल्पलाइन है। और इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इनमें ग्रीवियंस रेज भी कर सकते हैं। आपको टिकट नंबर भी मिल जाएगा उसका, यहाँ पे जैसे रिपोर्ट एनी इशू आएगा, तो इस तरह से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं इशू को। ये आपकी मेल से डायरेक्ट फॉलोअप होगा, जहां पे भी रिक्वायर्ड होगा, इनके एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करके आपका इशू को रिजॉल्व भी करेंगे।
अब आते हैं हम कि किस तरह से हमें फाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना एक ऑलरेडी स्क्रीन रिकॉर्ड करी हुई है ताकि मैं आपको समझा सकूं, बिकॉज प्रैक्टिकली साइड बाय साइड करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट बिफोर फाइलिंग ऑफ दिस अपील, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यानी आप एक सीए, सीएस या सीएमए है, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले अपना एक लॉगिन क्रिएट करना होगा पोर्टल पे। अब वो कैसे क्रिएट होगा वो भी मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, या पहले हम लोग एक बारी फाइलिंग को सीखते हैं और फिर उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे ऐड होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। अब जैसे ही आप जाएंगे पोर्टल पे, तो आप देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन क्रिएट करना होगा अपना। लॉगिन किस तरह से, यानी एज अ यूजर, एज अ, आप अपील अगर अपने क्लाइंट के लिए फाइल करें तो क्लाइंट का भी एक यूजर आईडी बनेगा और आपका एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी एक यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा। दैट मीन्स टू पोर्टल पे आईडीज बन जाएंगे, एक एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और एक आपके पास, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जब हम इसमें रजिस्टर कराने के ऑप्शन आते हैं तो देखिए एज अ टैक्स पेयर आप करेंगे, या फिर अब टैक्स पेयर की तरह करेंगे तो ये डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी और उसके बाद वो आपकी सारी डिटेल्स और फेच करेगा। और अदरवाइज अगर आप एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फाइल करेंगे तो वो आपसे आपकी डिटेल्स, यानी अगर आप सीए हैं तो आपका मेंबरशिप नंबर, आपका सीओपी, एडवोकेट है तो आपका एनरोलमेंट नंबर, इस तरह से वो आपसे वो भी मांगेगा। यानी अब आप ये देख सकते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो वो यहाँ पे भी आपसे आपकी फर्दर डिटेल्स मांगेगा। जब ये हो जाएगा तो आपके अकॉर्डिंगली आपका एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी हो जाएगा, इस पे आपका एक फोन नंबर भी रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वो मांग रहा है, आपकी फोटो भी वो आपसे ले रहा है, आपका आपका प्रॉपर कि कहाँ पे आप AIBE नंबर फॉर एडवोकेट्स, इस तरीके से वो कंप्लीट डिटेल आपसे वो लेगा। अब वंस यू हैव गॉट योरसेल्फ एनरोल्ड, जब आपने अपने आप को एनरोल करा लिया होगा और आपने अपने टैक्स पेयर की भी आईडी क्रिएट कर दी होगी, तब उसके बाद का प्रोसेस जो फाइनली है, जो आपको स्क्रीन दिखेंगे वो हम देखते हैं। देखिए यूजर लॉगिन जब हमने किया क्लाइंट की आईडी से हम करेंगे, यानी अपील जो हमें फाइल करनी है वो क्लाइंट की आईडी से होगी। अब वो कैसे आपसे लिंक होगा वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। अब जब आप यहाँ पे यूजर लॉगिन करेंगे तो आपके पास यूजर आईडी, आपका जीएसटी नंबर होगा, आप अपना एक पासवर्ड डालेंगे एंड देन आप कैप्चा कोड डाल के इसको आप फर्दर लॉगिन क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक डिस्क्लेमर आएगा कि आई हैव रेड, आप देख लीजिए एक बार डिस्क्लेमर भी। हम साथ साथ पॉज करते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। आई हैव रेड द कंटेंट्स ऑफ द साइट एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन देयर ऑफ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ई फाइलिंग ऑफ द पिटिशंस। इसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर पूरी एक तरह से आपसे एक डिक्लेरेशन ली जा रही है जिसपे आप अग्री करेंगे, अग्री करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उससे पहले आप नहीं बढ़ पाएंगे। अब देखिए ये इस तरह से एक आपका डैशबोर्ड आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे ना डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अपील फाइलिंग के लिए, रिप्लाई फाइलिंग के लिए आपको, और जो भी एप्लीकेशंस आपको फाइल करनी है। देखिए यहाँ पे अब इस केस में मैं आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखा रही हूँ जहां पे हमने ऑलरेडी एक अपील फाइल करी हुई है और साथ में हमें एक और नई अपील फाइल करनी है। तो अगर आपने फाइल करी हुई है तो देखिए ई फाइल केसेस का आप यहाँ पे टैब देख सकते हो, उस पर मेरा वन ऑप्शन आ रहा है, यानी ऑलरेडी हमने इस क्लाइंट की एक अपील फाइल कर दी है ट्राइब्यूनल में। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइलिंग नंबर, केस टाइटल, आपकी पार्टी का नेम यानी एपेलेंट नेम आपका आ जाएगा, रेस्पोंडेंट नेम जो भी ऑफिसर है आपका कमिश्नर, पेमेंट डेट आपकी किस दिन हुई है। अब आप डिटेल्स चाहो तो आप डिटेल्स देख सकते हो और डॉक्यूमेंट चाहो तो आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। किस तरह से स्क्रीन दिखेगी आइए मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि कैसे हमें वो स्क्रीन दिखेगी। अब आप देखिए जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया तो इस तरह से एपेलेंट ने क्या क्या डाला हुआ है, एनेक्चर 11 to 13, 10, 9, जितने भी एनेक्चर्स है, जितने भी एफिडेविट्स है, जितना भी वकालतनामा है, ये आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है। और साथ में जब हमने व्यू डिटेल्स किया तो इधर कॉलम में आता है हमारा फाइलिंग डिटेल्स, यहाँ पे लिस्टिंग्स पता चलती कि कब उसकी लिस्टिंग है, कब आपकी हियरिंग है। यहाँ पे आपका एपेलेंट का नेम लिखा हुआ आएगा नीचे की तरफ और इधर आपका रेस्पोंडेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, जितने भी आपके रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट 2 है, 3 है, वो आप सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल के उसको इजिली आप चेक कर पाएंगे। इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इस तरफ लोगों के नीचे यहाँ पे आपके एपेलेंट यानी आपके क्लाइंट का जीएसटी नंबर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद देखिए एपेलेंट कॉर्नर है, फिर रेस्पोंडेंट कॉर्नर है, फिर आपका अकाउंट और डीएससी के टूल्स वगैरह है इसके अंदर। जब हम एपेलेंट कॉर्नर में जाएंगे तो और डिटेल्स आएगी, आप साइड बाय साइड देखते जाइए। एपेलेंट कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पे ना हमें अपील फाइल करने का ऑप्शन दे रहा है, देखिए
थोड़ा सा स्क्रीन फास्ट है, बट आई एम श्योर आप सब थोड़ा सा बेयर करेंगे ताकि हम लोग सारा पोर्टल बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। अब देखिए, अपील में हम जाते हैं जब, तो यहाँ पे फाइलिंग में अपील फाइलिंग भी आ रहा है, एप्लीकेशन फाइलिंग भी आ रहा है। एप्लीकेशन जैसे कि आपकी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस हो गई, वो सब आपको इधर फाइल करनी है, और अपील, मेन अपील जो आपको फाइल करनी है अगेंस्ट दी ऑर्डर अंडर सेक्शन 107, यानी फर्स्ट अपील का है आपका ऑर्डर या फिर आपका रिविजनल अथॉरिटीज का ऑर्डर, दोनों ही केसेस में आप इजिली यहाँ से अपील आप फाइल कर पाएंगे। एंड ऑनेस्टली बहुत सीमलेसली, बहुत इजीली आप फाइल भी कर पाएंगे। एक बारी जरूर आपको टाइम लगेगा, तो वो एक टाइम की डिफिकल्टी दूर करने के लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है। जो इश्यूज एटलीस्ट मैंने फेस किए, मैं नहीं चाहती कि आप सभी वो फेस करें। सेम वेज अब जो रेस्पोंडेंट कॉर्नर में आप देखेंगे कि फाइलिंग में फाइल रिप्लाई या क्रॉस ऑब्जेक्शंस या फिर एप्लीकेशन फाइलिंग जो भी है, अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी है, यहाँ पे रीफाइलिंग भी है। आप सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इजिली सारी डिटेल्स इधर अपलोड कर पाएंगे। अब जब हमने नया अपील बनाया ना, फर्स्ट अपील हम फाइल कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए इसमें छोटा सा एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं आपको साथ में दिखाती हूँ। अब हम अपील फाइलिंग की तरफ जा रहे हैं, फाइलिंग में, अपील फाइलिंग में हम लोग गए। 1 मिनट दीजिएगा। उसके बाद वो सबसे पहले हमसे पूछता है कि आपके पास ऑर्डर है या नहीं, यानी सेलेक्ट फाइलिंग थ्रू। क्या आपका ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में आया था, आपके क्लाइंट के अगेंस्ट में आया था, वो पोर्टल पे अपलोडेड था भी या नहीं था, या आपको वो मैनुअली रिसीव हुआ था? अगर वो मैनुअली रिसीव हुआ था तो कुछ डिटेल्स आपको खुद भरनी पड़ेंगी, बट यही अगर वो पोर्टल पे आया था तो बहुत इजीली आपकी वो डिटेल्स फेच हो जाएंगी और वो ऑर्डर भी आपको यहाँ दिख जाएगा, जिसको आप चेक करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंगली ओके तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास उसका ARN अवेलेबल नहीं है, तो GST80 डिक्लेरेशन क्या है? वी हियर बाय डिक्लेयर दैट दिस इज आवर फर्स्ट अपील in the impugned order before the tribunal, and we have previously neither filed any appeal or writ nor is it pending before any other legal forum. Obviously अगर हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी रिट फाइल कर रखी होगी, then why will we file the appeal in front of the appellate tribunal? तो यहाँ पे एक तरह से एक डिक्लेरेशन है जिसको आपको कंफर्म करना है कि भाई जो भी मैं अपील में आया हूं जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में, उसके रिस्पेक्ट में मैंने किसी भी और हायर अथॉरिटीज में अपील नहीं कर रखी है, मैंने रिट नहीं डाली हुई है। वंस वी क्लिक ऑन कंफर्म, तो देखिए इस तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि आपको ऑर्डर किसके अगेंस्ट में, ऑर्डर अपील अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में आया है, यहाँ पे जो मैंने डाला। फिर वो ऑर्डर का नंबर आप डालेंगे, क्योंकि ये मैनुअल है तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। ऑर्डर टाइप क्या है, क्या वो फर्स्ट अपील 107 की है या रिविजनल अथॉरिटी की 108 वाली है, ठीक है। एपेलेंट का नाम क्या है, अथॉरिटी टाइप क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी। किस दिन पे आ रहा है, देखिए अगर आपकी अपील पहले ही एक्सेप्ट नहीं हुई थी, आपका रिजेक्शन ऑर्डर आ गया था, APL 02 में ही आपको रिजेक्ट कर दिया गया था, तो वो भी आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन रिविजनल अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी आपको बहुत इजीली दिख जाएगा। अब ऑर्डर टाइप क्या है हमारा, ये भी देखिएगा। एक ऑर्डर टाइप में मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, ऑर्डर टाइप किस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपने अपील सेलेक्ट की। अब ऑर्डर टाइप डिमांड ऑर्डर है, एनफोर्समेंट ऑर्डर है, किस तरह का ऑर्डर है वो हम लोग देख सकते हैं। देन गोइंग फॉरवर्ड, क्या डिस्प्यूट का पीरियड था, किसने, क्या डेट थी, क्या मार्केट वैल्यू थी, ये सारी डिटेल्स आप इसमें डालेंगे और आप ऑर्डर को भी इसमें अपलोड करेंगे। द मोमेंट इट इज डन, अब आपको आगे जाने का प्रोसेस सेम रहेगा, चाहे आपका जो ऑर्डर था वो अपलोड हुआ या नहीं हुआ, दोनों ही वेज में फर्स्ट दिस स्लाइड विल बी डिफरेंट। अगर नहीं हुआ था तो आपका डिफरेंट डिटेल्स रहेंगी, और अगर आपका ऑर्डर ऑलरेडी अपलोडेड था तो थोड़ी सी डिटेल डिफरेंट रहेगी। अब यहाँ पे मेरे पास ARN अवेलेबल था। ARN किसका है, APL 01 का या 03 का या रिविजनल अथॉरिटी का जो है आपका, उसके केस में जो आपका ARN नंबर है वो आपको डालना होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे फिर क्या होगा, देखिए वो आपके पास ना एक ऑर्डर को रिफ्लेक्ट कराएगा, जो अगर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया, आपका GST नंबर आ गया, ऑर्डर नंबर आ गया, ऑर्डर किस दिन पास हुआ वो भी आपको पता चल जाएगा। क्या वो वही ऑर्डर है, क्योंकि ARN से उसने डायरेक्टली फेच कर लिया GST पोर्टल के थ्रू। अब आप उसको सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके पास वो वही डिटेल्स दिखा देगा कि किस तरह से हम लोगों को, जो हमने वहां पे मैनुअली डाली थी कि एपेलेट अथॉरिटी की है, रिविजनल अथॉरिटी की है, क्या डेट है क्या नहीं है, तो वो सब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फिल होके आ जाएगा आपके पास। ये देखिए ऑर्डर अपील अगेंस्ट बाय डिफॉल्ट फिल हो रखा होगा, APL 01 एपेलेंट नेम भी आएगा, रिविजनल अथॉरिटी नेम भी आएगा, आपके पास ऑर्डर टाइप भी आ जाएगा, डेट आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑटो पॉपुलेटेड। अब इन केस अब आपने क्या किया है, अगर आप मानिए आपने क्लोज कर दिया उसको, आपके पास टाइम नहीं था, तो क्या मैम वो सेव हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हमेशा ना नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। यदि आपने वो सेव पे डिटेल्स, जब डिटेल्स फिल करी उसके बाद उसको सेव कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेव हो जाएगा पोर्टल पे। लेकिन
अगर आपने सेव नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको ड्राफ्ट एप्लीकेशन में नहीं दिखेगा। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन में उसको देख सकते हैं। देखिए, जब हम दोबारा मानिए मैंने वो क्लोज कर दिया था, अब मैं दोबारा उसमें जाऊंगी। इनिशियल जैसे ही लॉगिन करते हैं ना हमारे पास, जैसे वो ई फाइलिंग नंबर था, तो सेम वेज आपके पास ड्राफ्ट एप्लीकेशंस आ जाती है। उसको जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी जहां पे हमें बेसिक डिटेल्स, केस डिटेल, एड एपेलेंट, एड रेस्पोंडेंट, एड रिप्रेजेंटेटिव, डिमांड डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, कोर्ट फीस एंड फाइनल प्रीव्यू, इस तरह से आपके सारी डिटेल्स जाएंगी। तो ये मैंने इसलिए बैक करके देखा है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या-क्या डिटेल्स हमें अल्टीमेटली डालनी है एक अपील में। तो बेसिक डिटेल्स से अब हम स्टार्ट करेंगे कि बेसिक डिटेल्स में हमें क्या-क्या डिटेल्स है जो हमें डालने रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ना ये डालना है कि जो आपका डिमांड ऑर्डर आया हुआ है, यानी जो आपका एपीएल 04 आया हुआ है या रिविजन अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया हुआ है, उसमें डिमांड कौन-कौन से एक्ट में, क्या वो केवल सी और एस में है या वो आईजीएसटी में भी है या वो सेस में भी है। तो इधर जो ड्रॉप डाउन है ना उसमें से मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था कि भाई हाँ, मेरी डिमांड सीजीएसटी एसजीएसटी में भी है और वो बाय डिफॉल्ट ही ऑटो पिक कर रहा है सेक्शन को। फिर मैंने कहा हाँ जी मेरी आईजीएसटी में भी है, उसने ऑटो पिक कर लिया सेक्शन 112, यानी जो एपेलेट ट्राइब्यूनल का बेसिकली फाइलिंग का सेक्शन है वो उसने अपने आप बाय डिफॉल्ट पिकअप कर लिया। सेम वे सेस भी है उसमें ऑर्डर में, जहां पे मुझे सेस की भी डिमांड है तो वो भी उसने ऑटो पिक कर लिया, सेक्शन 20 ऑफ द कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। अब नीचे केस टाइप अपील के थ्रू है। फिर यहाँ पे ये और बहुत सारी चीजें पूछता है। अब एक चीज ये आती है दोस्तों, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करके बताना होता है कि क्या ये मैटर प्रिंसिपल बेंच पे जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए, अगर आपका कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके डिस्प्यूट है तो डेफिनेटली आप प्रिंसिपल बेंच पे जाएंगे। एंटी प्रॉफिटियरिंग का इशू है तो आप डेफिनेटली इसमें प्रिंसिपल बेंच पे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के अगर इश्यूज रहेंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको यस सेलेक्ट करना होगा इस कॉलम में, अदरवाइज आपको इसको नो सेलेक्ट करना होगा। गोइंग फर्दर कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एपेलेट और रिविजनल अथॉरिटी, यानी वो ऑर्डर किसने पास किया था, स्टेट का था, सेंटर का था, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली आप उसका स्टेट या जोन सेलेक्ट करेंगे। क्या हैज द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन बीन पास्ड बाय द कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। आपने देखा होगा एंटी इवेजन के बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं कि एक ही ऑर्डर में मल्टीपल पार्टीज के अगेंस्ट में डिमांड निकाली हुई होती है। तो ऐसा क्या कॉमन ऑर्डर है आपका या आपका स्टैंड अलोन सेपरेट ऑर्डर है। अगर आपका कॉमन ऑर्डर है आप यस कीजिए और अगर नहीं है तो आप नो करके, और यहाँ पे आपकी एपेलेट या रिविजनल अथॉरिटी हु हैज पास द इम्प्यून ऑर्डर आप उसको आप सेलेक्ट कीजिए। और देखिए नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो वो हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो ये डिटेल्स मेरी बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएंगी, यानी ये बेसिक डिटेल्स जो है ये यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब इसमें जितने भी ड्रॉप डाउन है उसमें ऑब्वियसली आपको कई सारी डिटेल्स हैं जो आपको देख के भरनी रहेगी, तो आपके केस टू केस वेरी भी करेंगे। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैब, दैट इज द केस डिटेल। यहाँ पे क्या है दोस्तों, जितनी भी आपने अपील बनाई है ना उसका एक तरह से समरी आप ना एक वर्ड डॉक्यूमेंट अलग से बना लीजिएगा। ये एक इसका इजी टिप है और इजी हैक है कि आपको जितनी भी डिटेल्स इसमें भरनी है, आप सबसे पहले ये देखिएगा जिसमें बॉक्स के आगे इस तरह से दो स्लांटिंग लाइन है ना, यानी उसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है। कितनी डिटेल भरनी है? 2000 वर्ड्स तक की आप डिटेल भर सकते, कैरेक्टर्स तक की आप डिटेल्स भर सकते हो, वर्ड्स नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो आई बटन है ना वो क्लियरली बोलता है फिल अप टू 2000 कैरेक्टर्स एंड नॉट वर्ड्स, यानी 2000 वर्ड्स नहीं हमें भरने, केवल कैरेक्टर्स तक भरने। तो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अपना अलग से। जब आपने अपील की सारी डॉक्यूमेंटेशन अपनी तैयार कर ली है, तब आपको क्या-क्या चीजें तैयार करनी है। एक ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ 2000 कैरेक्टर्स में कुल मिला के, छोटा सा मतलब अगर मैं आपको रफ आइडिया बताऊं तो आपका लगभग आधे से पौने पेज तक का आपका बन जाता है। अगर आप 12-12 फॉन्ट साइज लो, टाइम्स न्यू रोमन में लिखो 12 फॉन्ट साइज के अंदर, तो आपका आधे से पौने पेज तक में जितनी डिटेल्स आएंगी बुलेट पॉइंट्स में, आप उसको बना लीजिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील को आप एक जगह लिख लीजिए, प्रेयर को आप एक जगह लिख लीजिए, सेमली ब्रीफ डिस्प्यूट, ब्रीफ इश्यू ऑफ डिस्प्यूट जो है वो भी आप लिखिए। साथ में आपका फर्स्ट अपील में क्या इशू रहा, क्या कंसर्न रहा, उसको भी आप लिखिए। सेम फर्स्ट एडजुडिकेटिंग ऑर्डर के टाइम पे क्या केस हिस्ट्री रही है, उसको भी आप 2000 कैरेक्टर्स में आप एक बारी समराइज कर लीजिए एक जगह में। उससे आपको इजी क्या होगा, द मोमेंट यू सिट फॉर फाइलिंग द अपील, आपके पास ऑलरेडी डेटा सारा का सारा रेडी रहने वाला है। दूसरी चीज, इसको आगे अभी जानते हैं, साथ में जब आप अपील बनाएंगे आप उसको पीडीएफ को पूरा का पूरा कंबाइन भी कर लेंगे, एक कंप्लीट आपका एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसको आपको इंडेक्स करना यानी बुक मार्किंग करनी।
बुक मार्किंग करके आप उसको सेपरेटली हर बुक मार्क के अकॉर्डिंगली फाइल नेम के साथ सेव कर लीजिएगा। उसका फायदा क्या होगा, जब दोस्तों यहाँ पे हमें अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएंगे ना हम लोग टैब में, आपको तब समझ आएगा कि जब हमने एक कंबाइंड मानो 1000 पेज की 1500 पेज की आपकी एक फाइल तैयार हो गई है, जिसमें आपने विद अनेक्शर सारे डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर दिया, आपने उसको बुकमार्क भी कर दिया है। अब बुकमार्क करने के बाद उसको आप सेव एज यानी सेव कर लीजिए, लेकिन आप सेपरेट कर लीजिएगा उसको विद बुकमार्क्स नेम। यानी उसमें अगर आपके 10 अनेक्शर्स है, 12 अनेक्शर जितने भी हैं, तो वो एज पर बुकमार्क्स आपके सेपरेटली सेव हो जाएंगे फाइल्स। अब वो जब फाइल सेपरेटली सेव हो जाएंगे ना, तो उसको अपलोड करने में हमें बहुत ईज हो जाएगी। वो कैसे होगी, जब मैं आपको इसकी ड्रॉप डाउन बताऊंगी ना, तो आपको समझ आएगा। अब जब हम केस डिटेल में आगे जाते हैं, तो देखिए ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ, प्रेयर इन ब्रीफ, और साथ में ब्रीफ इशू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट। यानी यहाँ पे भी हमें छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना 2000 शब्दों में आपको देनी पड़ेगी, 2000 कैरेक्टर्स में। सेम यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, थोड़ा सा और मैं इसको पीछे लेके जाऊंगी एक बारी। अब देखिए इसके अंदर ना ये केस समरी भी पूछता है आगे, यानी एज पर द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या बात बोली थी उसको भी आपको 2000 कैरेक्टर्स में समराइज करना है। आपका क्या स्टैंड है ट्राइब्यूनल के आगे, उसको भी आप 2000 कैरेक्टर्स में आप उसको समराइज कीजिए। सेम वेज एज डिटरमिन्ड बाय फर्स्ट अपील या रिविजनल अथॉरिटी, जिसका भी ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, या फिर एज डिक्लेयर्ड या क्लेम बाय द एप्लेंट। अब आप कहेंगे कि मैम कहीं ना कहीं ये जो है एज पर द स्टैंड बिफोर ट्राइब्यूनल या एज डिक्लेयर्ड और क्लेम बाय द एप्लेंट, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि हाँ डुप्लीकेसी हो रही है। तो मोटा मोटा दोस्तों आप क्या कर सकते हो, एक ग्राउंड्स ऑफ अपील बना लो, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बना लो, एक प्रेयर बना लो। साथ में आप क्या कर सकते हो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर के हिसाब से क्या डिटेल्स जानी चाहिए, फर्स्ट अपील या रिविजनल अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली क्या डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स, उसका एक ब्रीफ बना लो, और साथ में आपका खुद का क्या स्टैंड है वो आप बना लो। तो जो स्टैंड वाला पोर्शन है, यानी ये दोनों में यूजुअली व्हाट वी कैन डू इज आप इसको सिमिलर भी डाल सकते हो, बिकॉज इसके बारे में कहीं क्लैरिटी नहीं है, या तो आप उसको वर्डिंग वाइज डिफरेंट कर दो, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना उसका जस्ट सेम ही जाएगा। देन कम्स अबाउट द एपेलेंट, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या, आपका जीएसटी नंबर, आपका बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या आप उसके बारे में मेंशन करो, किस स्टैट्यूट के अंदर आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, क्या आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, क्या आपका एड्रेस है, क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में हो, अगर रिटेलशिप में हो तो आप किस चीज की रिटेलशिप में हो, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और अगर आपको कुछ और जानकारी भी देनी है अपने बिजनेस के बारे में तो आप वो भी दे सकते हैं। अब ये सारी चीजें जिसमें भी आप देखोगे ना, मैं बॉक्स बड़ा कर रही हूँ, आई एम सिंपली स्पेसिफाइंग कि यहाँ पे ना आपको 2000 कैरेक्टर्स वाली डिटेल डालनी है। तो इजी हैक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप इसका वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। अब एक ना कैटेगरी ऑफ केस है जो मैंने अभी आपको इसमें बताया नहीं, यहाँ पे ना एक बहुत लंबी चौड़ी सी ना एक लिस्ट आ जाएगी जिसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। कैसे ध्यान रखना होगा, देखिए ये रही लिस्ट। अब ये लिस्ट में मैम क्या हमें ध्यान रखना है क्या नहीं ध्यान रखना, आप देखिए ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द केस अंडर डिस्प्यूट। आपके पास नोटिस है, आपके पास ऑर्डर है, आपके पास फर्स्ट अपील या रिविजन अथॉरिटी का भी ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर के अंदर आपके पास डिमांड है, इधर वो सीजीएसटी एसजीएसटी हेड की होगी, या वो आपकी या फिर आपकी आईजीएसटी की होगी, या सेस की होगी, इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा जितने भी होंगे अकॉर्डिंगली जो स्टैट्यूट है और किस हेड में है, क्या वो आईटीसी के रेस्पेक्ट में है, क्या वो लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में है, क्या वो कैंसिल डीलर के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली वो जो इश्यू है ना, उस इश्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर एक नोटिस में आपके 4 या 5 ग्राउंड्स हैं, तो वो 5 ग्राउंड्स कौन कौन से इंडिविजुअली इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हो सकता है कि जिस दो कैटेगरी में आपकी डिमांड आई थी वो केवल एक ही इस बेसिकली जो कैटेगरी ऑफ केस है उसमें फॉल कर सकता है, तो आप उसको कंबाइन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट है ना दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी आप जब देखेंगे ना जीएसटी की इंस्ट्रक्शंस भी आई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ एक बारी। जस्ट अभी 14 मई 2025 को ये लिस्ट आई है। इसमें क्या कहा कि भाई आपका जो बेंचेस किसके पास जाएंगे आपकी हियरिंग, उस पे ये डिपेंड करेगा। यानी आपको कैटेगराइज करना होगा, 3 तरह की कैटेगरीज हो जाती है, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी एक सब्सटैंटिव कैटेगरी हो गई, रॉन्ग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नोटिफिकेशन हो गया, आपने टाइम ऑफ सप्लाई करेक्टली डिटरमिन नहीं किया, आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं किया, इनकरेक्ट एडमिसिबिलिटी ऑफ द आईटीसी हो गया,
इनकरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी हो गया, वेदर द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड और नॉट, एक्सेस आईटीसी एज पर सेक्शन 73 और एज पर सेक्शन 74, या फिर आपने फ्रॉड और विलफुल सप्रेशन इस तरह से, या फिर कैटेगरी 2 क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उसको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, अमेंडमेंट टू रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन उसका एक्सेप्टेंस रिजेक्शन है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेसिस दी कैटेगरीज, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी है। ये ऑर्डर का लिंक मैं डेफिनेटली अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि आप देख सकते हैं कि किस तरह की कैटेगरीज है, या फिर आपकी कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है, ऑर्डर रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन है, ऑर्डर परमिटिंग द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स है, ऑर्डर इंपोजिंग पेनल्टीज है, इस तरह के कौन से कैटेगरीज और कौन से नहीं, और वो क्या फर्दर प्रिंसिपल बेंच पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, डबल बेंच पे लगेंगे, यानी दो मेंबर्स इस पर्टिकुलर हियरिंग को सुनेंगे, सिंगल मेंबर बेंच पे लगेगी आपकी हियरिंग, वो सब इस बेसिस पर डिसाइड होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सेलेक्टिंग दिस। अब जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो इसके बाद देखिएगा, द मोमेंट यू सेलेक्ट यू हैव टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑल्सो, कि भाई उस नोटिस या उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर हेडिंग में जिसमें हम लोग मार्क कर रहे हैं कि भाई हाँ ये कैटेगरी है इस केस की, तो उसमें कितना अमाउंट है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। अब क्या होगा, उसके बाद आपसे वो पूछेगा कि कौन से सेक्शन में, जैसे मैंने यहाँ कहा एक्सेस आईटीसी अवेल्ड अंडर सेक्शन 73, ये मेरा कैटेगरी है, इसमें मैंने सेक्शन 16 को सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं चाहूँ सेक्शन, जैसे कॉमन आईटीसी का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बहुत बड़े बहुत नोटिस में आपने देखा होगा कॉमन आईटीसी नहीं, रूल 42 43 के रिस्पेक्ट में आपके पास बहुत सारे नोटिस आए थे, शोकॉज नोटिस आए थे, और वो आईडी ऑर्डर भी अपहेल्ड हुआ था उसमें भी। तो यहाँ पे आप रूल 42 सेलेक्ट कर दीजिए, आप सेक्शन सेलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे अमाउंट इन्वॉल्व जो है वो एक्चुअली इस तरीके से आप बाइफरकेट कर करके आप उसको ऐड करते चले जाइए। मैंने अपने केस में जितने भी 4 या 5 कैटेगरीज थी वो अपने इसमें ऐड करी। ऐड करने के बाद हमने क्या किया, ऐड करने के बाद हम आगे फर्दर जो एप्लेंट की डिटेल है, उसका बिजनेस का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट लेवल समरी क्या है, वो सब चीजें हमने ऐड करी। देन गोइंग फॉरवर्ड, उसको सेव करने के बाद देखिए फोर्थ टैब क्या आ जाता है मेरा, एप्लेंट डिटेल्स, यानी जो मेरा क्लाइंट है उसका क्या नाम है, उसका क्या ईमेल आईडी है, क्या उसका एड्रेस है। क्योंकि किसी भी अपील को फाइल करते वक्त हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि कौन तो एपेलेंट है और कौन उसका रेस्पोंडेंट है, यानी अपील डालने वाला भी सही व्यक्ति होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट में हम अपील कर रहे हैं उसकी भी हमें प्रॉपर डिटेल्स पता होनी चाहिए, ताकि हियरिंग प्रॉपर मैनर में कंडक्ट हो सके और उसमें कोई भी इम्पैक्ट ना आए। तो यहाँ पे आप जब उसकी डिटेल्स डालेंगे, तो डिटेल्स डालने के बाद आपका ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, जीएसटी नंबर डालने के बाद यहाँ पे बहुत इजीली जहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, इट विल क्लियरली शो यू द एपेलेंट हैज बीन एडेड, हैज बीन सक्सेसफुली एडेड। अभी आपको दिख भी जाएगा कि किस तरीके से ये मार्क होगा। द मोमेंट आई सेव इट, जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, ये इजीली आपको दिखा देगा कि एपेलेंट हैज बीन सक्सेसफुली एडेड ऑन द पोर्टल। देखिए यहाँ पे आ गया एपेलेंट एडेड सक्सेसफुली। नाउ गोइंग फॉरवर्ड फिर क्या आ जाती है, ऐड रिस्पोंडेंट डिटेल। अब रिस्पोंडेंट की आपको डिटेल ऐड करनी है। बाय डिफॉल्ट आपको असिस्टेंट कमिश्नर जो है ना वो हमेशा दिखेंगे, जो कि आपका लॉ एंड जुडिशियल सेल के मेंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको और जो आपके हैं कमिश्नर, जो भी आपके कमिश्नर है स्टेट सेंटर के, जिसका भी ऑर्डर पास हुआ, अकॉर्डिंगली आपको उनके डेजिग्नेशन, उनका नेम और उनका ऑफिस आपको डालना है, जो कि कंपलसरी है। ये 3 डिटेल डालने के बाद जैसे आप उसको सेव करेंगे ना, तो सेव करने के बाद आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन देखेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपने उसको सेव किया, आपके पास नीचे एक लिस्ट आ जाएगी कि लिस्ट ऑफ रेस्पोंडेंट जो भी है। देन कमिंग फॉरवर्ड टू एड रिप्रेजेंटेटिव, जो आपकी नेक्स्ट टैब है। अब बेनिफिट क्या होगा, जब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट या जीएसटी प्रैक्टिशनर है, या जो भी ऑथराइज पर्सन है जीएसटी अपील एपेलेट ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्लाइंट को, उसको अपना सबसे पहले अपना आईडी क्रिएट करना होगा, लॉगिन क्रिएट करना होगा। अब बेनिफिट क्या होगा, जैसे ही उसने वहां पे वो क्रिएट किया होगा और फिर उसके बाद आप क्लाइंट का लॉगिन क्रिएट करने के बाद जब आप अपील फाइल करेंगे, तो इस टैब में यहाँ सर्च रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको केवल उस पर्सन का नाम डालना है। जैसे ही आप नाम डालेंगे ना, उस नाम से जितने भी मल्टीपल लोग हैं उसके ड्रॉप डाउन में आपको दिख जाएंगे। वो दिखेंगे, आपको अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना है कि भाई आपका कौन सा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसका एनरोलमेंट नंबर साथ में लिखा होगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
एनरोलमेंट नंबर, सीओपी मेंबरशिप नंबर, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको सेव करके सबमिट कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करोगे ना, तो देखिए नीचे ना एक और ड्रॉप डाउन आ जाता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का। जिस लिस्ट को आप क्लिक करोगे, जैसे आपने सेव किया ना, वो वहां पे रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा कि हाँ, दिस पर्सन इज माई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। आप मल्टीपल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू इट। आपको पोर्टल अलाउ करता है, इजिली 2 3 4 जितने भी आपको डालने हैं, आप इजिली उसको आप डाल सकते हो, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब गोइंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद क्या आती है, डिमांड की डिटेल्स, कि क्या क्या डिमांड की डिटेल्स हैं भाई, कितना हमारी डिमांड बनती है, कितनी हमारी डिमांड नहीं बनती है, वो सारी बातें हमें इसमें बतानी रहेगी। अब वो कैसे बतानी रहेगी, मैं अब आपको बता देती हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे एपेलेंट रेस्पोंडेंट नेम, रिप्रेजेंटेटिव नेम, उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है। अगर आपका वो गलती से गलत पर्सन सेलेक्ट हो गया, तो आप उसको इजीली आप डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद वो क्या बोलता है, अब आपको डिमांड की बात करता है कि भाई जो आपके ऑर्डर में डिमांड आई थी ना, वो आपको भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई आपके DRC 7 में क्या डिमांड थी, आपके APL 01 में आपने कितने को अमाउंट को चैलेंज किया था, और APL 04 में अल्टीमेटली कितनी डिमांड आई है आपकी। सेंट्रल टैक्स के अंदर कितना है, स्टेट के अंदर कितना है, IGST में कितना है, सेस में कितना है, और टोटल टैक्स अमाउंट कितना है, वो बहुत इजीली आपको यहाँ पे दिखा देगा। कंप्लीट अमाउंट दिखा के फिर लास्ट में वो आपको क्या बताता है, डिटरमिन कितना टोटल अमाउंट। अभी तो उसने हेड वाइज बताया है, CGST, SGST, IGST, सेस वाइज बताया है। उसी के अंदर आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ उसने बता रखा है क्लियर टर्म्स में। देन देयर इज द टैब कॉल्ड डिमांड एडमिटेड एंड डिपॉजिटेड। अब वो आपको दूसरा टैब आपको दिखाता है कि भाई डिमांड एडमिट कितनी हुई है, और डिमांड आपकी डिपॉजिट कितनी हुई है। आपकी जो डिमांड एडमिट और डिपॉजिट हो रखी है ना, वो भी आपको क्लियर बताएगा वो। देखिए, डिमांड कंफर्म, डेटा सबमिट सक्सेसफुली। अब अगर आपने मानिए हाई कोर्ट से एग्जामिशन ले रखी है, जब ऑफेंस एंड पेनल्टीज के केस में आप देखते हैं कि डायरेक्टर्स के अगेंस्ट या एम्प्लॉयज के अगेंस्ट पेनल्टी ऑर्डर पास हो रखे होते हैं, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू पे द प्री डिपॉजिट, दे कैन गो टू द हायर अथॉरिटीज, आस्क फॉर सम एग्जामिशन। अगर आपको इस तरह की एग्जामिशन मिली हुई है, तो देखिए अमाउंट ऑफ एग्जामिशन या सेल्फ कैलकुलेशन जो आ जाएगी, वो भी आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको मिली हुई है तो आप बता दीजिए, और अगर आपको किसी तरह की कोई एग्जामिशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये अमाउंट आपका अंडर डिस्प्यूट कितना है, वो क्लियर आपको पता चल जाएगा। अगर आप कुछ अमाउंट एडमिट करते हो कि हाँ, ये मेरा बनता था जी, मैं इसको पे करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे आप इजिली डिटेल्स को आप ऑल्टर कर पाएंगे। आपने जितनी भी डिमांड एडमिट करी है, वो आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंगली इतनी डिमांड बनती है, एंड यू कैन पे इट। नाउ पेमेंट ऑफ द अमाउंट कैलकुलेटेड, पेमेंट कंफर्मेशन फ्रॉम GST 80 पोर्टल। अब जो आपका प्री डिपॉजिट है, वो आपका GST 80 पोर्टल से नहीं होगा, वो आपका डायरेक्टली GST पोर्टल पे होगा। वहां पे या तो आप DRC 03A के थ्रू आप उस पर्टिकुलर डिमांड के अगेंस्ट में अमाउंट पे कराइए, जो आपको पे कराना है। प्री डिपॉजिट के साथ साथ अगर आपने कुछ और एडमिट भी किया लायबिलिटी, तो आप वो भी पे करा सकते हैं। और एल्स आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप जब आप लॉगिन करेंगे ना अपने GST पोर्टल पे, तो उसके अंदर सर्विसेज में जैसे ही आप जाएंगे, लेजर्स के अंदर आपको दिखेगा पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड ऑप्शन आता है आपके पास। वहां पे आप अपनी डिमांड को आइडेंटिफाई कीजिए, जिस भी डिमांड के अगेंस्ट आपको पे करना है, वहां पे आप इजीली आप उसको कैश लेजर से आप पे कर पाएंगे, या क्रेडिट लेजर से अगर आपको पे करना है, तो आप वो भी पे कर पाएंगे। वंस यू हैव डन दिस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है, जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके 1000 पेज, 1500, 2000 जितने भी पेजेस की अपील है, अलोंग विद ऑल द एनेक्सेस कंबाइंड, आपने उसको बुकमार्क किया होगा। बुकमार्क करके उसको सेपरेटली एज पर बुकमार्क डिफरेंट मल्टीपल फाइल्स में आप उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब देखिए, फाइल फॉर अपलोडिंग शुड बी स्कैन्ड इन ग्रे स्केल विद 300 DPI, यानी स्कैनिंग मिनिमम आपकी 300 DPI में होनी चाहिए। एक फाइल, यानी आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, बट एक फाइल आपके 250 पेजेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपकी पर फाइल का साइज जो है, वो 50 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अच्छी बात ये है, पहले ये 200 पेज था, जो अब 250 पेज हो गया है। यानी मैं आपको अगर बात बताऊं, मई में ही इट वाज ओनली 200 पेजेस एंड 20 MB। राइट नाउ दे हैव इंक्रीज द लिमिट टू 250 पेजेस एंड 50 MB पर फाइल। तो अच्छा है, क्योंकि अब ये कंप्लीटली डिजिटल पोर्टल है, एंड वी हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, तो आपके लिए बहुत बेटर है। 300 DPI में आप इजिली उसको स्कैन कीजिए, ताकि आपका फाइल साइज, फाइल पेज नंबर्स का आपको कोई अब इशू रहेगा ही नहीं। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब आपके पास क्या है, अब यहाँ पे ना आपको ये देखना है कि किसने फाइल किया है, एपेलेंट ने क्या डॉक्यूमेंट टाइप आपको फाइल करना है, अपलोड करना है।
अब यहाँ ना मैं आपको, और जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे तो इधर नीचे आपको वो दिखता चला जाएगा केस मैनेजमेंट की भाई क्या क्या चीज है, आपका वो डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं आपको एक साथ एक बारी आपके साथ ना मैं ड्रॉप डाउन को डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें एक्चुअल में सबमिट करनी होती है। देखिए एपेलेंट को, अब बस अब यहाँ पे देखिए आपको एक अपील डालनी है, एक आपको एफिडेविट अपलोड करना है, एनेक्शर्स अपलोड करने हैं, इम्प्यून ऑर्डर जो आपका एपीएल 04 या रिविजन अथॉरिटी का ऑर्डर वो आपको अपलोड करना है, वकालतनामा, पेमेंट रिसीट यानी जो अब भारत कोष की फाइलिंग रिसीट जो है आपकी वो आपको अपलोड करनी है, देन एनी अदर डॉक्यूमेंट, देन हाई कोर्ट ऑर्डर या सेल्फ कैलकुलेशन शीट, कोई और आपको कैलकुलेशन डालनी है। अगर आप लेट हो रहे हो, यानी अभी तो 30 जून तक तो कोई इश्यू नहीं है कॉन्डोनेशन डिले का, इसके बाद अगर आप फाइल करते हो अपने 3 महीने के टाइम फ्रेम से ज्यादा तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है तो वो आप अलग से डालोगे, शो कॉज नोटिस अलग से डालोगे, ऑर्डर इन ओरिजिनल जो आपका डीआरसी 7 आया हो उसको आप अलग से अपलोड करेंगे, देन एपीएल 01, देन प्रीवियस पेमेंट पर्टिकुलर्स यानी फर्स्ट स्टेज पे जो आपने पेमेंट करी है उसके बारे में आप अलग बताओगे, प्री डिपॉजिट एट द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, प्री डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एट द जीएसटीएटी, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील। इस तरह से आपको मल्टीपल हेड्स में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपको सपोज कीजिए आप ग्राउंड्स ऑफ अपील में आपको 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो आप इजीली वो भी आप अपलोड कर पाएंगे, बट ध्यान क्या रखना है, ईच डॉक्यूमेंट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 50 MB एंड मस्ट हैव मैक्सिमम ऑफ 250 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। फिर अगर इससे ज्यादा है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप इजीली उसको अपलोड कर सकते हैं। नाउ वंस यू आर डन विद दैट, फिर आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिख रहा है आपको, चेकलिस्ट आती है, यानी एक 29 क्वेश्चंस की एक चेकलिस्ट आती है। अब मैडम ये 29 क्वेश्चंस क्या है, हमें पहले से कैसे पता चलेगा, हम उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, तो अब इसके लिए भी मैं एक बहुत इजी हैक आपको बताने वाली हूँ। अगर आप देखेंगे ना जीएसटी पोर्टल पे ही, ये देखिए जीएसटी 80 के ई फाइलिंग पोर्टल पे आप जाइए, इसमें सबसे पहले आप नीचे की तरफ जाएंगे ना जब मेन होम पेज पे, तो यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल नीचे चले जाइए, ई फाइलिंग टेम्पलेट डाउनलोड, यानी आपको जो मैंने अभी पोर्टल पे दिखाया स्टेप बाय स्टेप, बट आप ये कब एक्सेस कर पाएंगे, जैसे आप एक टैब की डिटेल डालेंगे उसको सेव करेंगे तभी आप नेक्स्ट टैब पे जा पाओगे, आप टैब को जंप नहीं कर पाओगे। बट अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे पहले हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये आप ई फाइलिंग टेम्पलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का एक एक्सेल शीट आपके पास आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम डिटेल्स जो मैंने आपको बताई है ना, सब आपको यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, केस डिटेल, एपेलेंट डिटेल्स, रेस्पोंडेंट डिटेल, रिप्रेजेंटेटिव ऐड करना है, डिमांड जो आपकी कंफर्म हो गई है, डिमांड जो आपने डिस्प्यूट करी है, और जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपील, एफिडेविट, एनेक्शर, इम्प्यून ऑर्डर, वकालतनामा, पेमेंट रिसीट, ये सब आपको बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। वंस यू हैव डन ऑल दिस, तो वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना 29 क्वेश्चंस की आपकी एक चेकलिस्ट आएगी, देखिए वो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे है। क्या क्या क्वेश्चन है एक दो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये बोलते हैं कि क्या हैज द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट बीन अपलोडेड विद अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, आपको इसके आगे आके यस या नो सेलेक्ट करना है, एक्शन आपको सेलेक्ट करना है यस या नो या नॉट एप्लीकेबल, जैसा भी रहेगा आपके केस में। हैज द ऑर्डर पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर, that is the order against which the appeal has been filed preferred before, that has been revised, has been uploaded with a self certified copy. Have the issues अंडर डिस्प्यूट बिफोर ट्राइब्यूनल बीन क्लियरली स्टेटेड इन द प्रेजेंट अपील, क्या वो क्लियरली स्टेट हमने कर दिया है या नहीं किया है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स क्या है, क्या फीस है, क्या हमने फीस पे कर दी है, यानी आपकी जो फाइलिंग फीस है वो हम पे कर चुके हैं या नहीं, क्या बुक मार्किंग पेजिनेशन हमने किया है, क्या ये इंग्लिश में प्रिपेयर किया। इस तरह से सारे आप क्वेश्चन आप इजिली इसको पढ़ सकते हैं, इस एक्सेल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपील फाइल करनी है, यानी अपील फाइल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ग्राउंड्स ऑफ अपील पे, आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पे, आपकी प्रेयर पे, उसके साथ साथ आपको ये इंश्योर करना है कि आपका शो कॉज नोटिस प्रॉपर्ली होना चाहिए, ठीक है, वो आपको अपलोड करना है। सारी डिटेल्स आपको पोर्टल पे मिल ही जाएंगे। अब किस तरह से फाइल करना है, लाइव डेमो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।
स्टिल अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न या इश्यू आ रहा है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल करने में, अपील फाइल करने में, तो आप कमेंट कीजिएगा। डायरेक्ट मैं आपकी ईमेल आईडी भी इसमें शेयर कर रही हूँ, फिर डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व वन ऑन वन बेसिस ऑल दोस डाउट्स, ऑल दोस कंसर्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फाइलिंग वीडियो अच्छा लगा होगा, एकदम प्रैक्टिकल जो आपको इश्यूज आ रहे हैं आज के टाइम पे वो सारे रिजॉल्व हो रहे होंगे इसमें। स्टिल आपको कोई भी कंसर्न है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये अपने सर्कल में डेफिनेटली शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग घबरा रहे हैं अपील फाइल करने से पहले उन सबकी घबराहट दूर हो जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।